हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत झक्कास तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं CUT 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक। और ये फुल सॉल्यूशंस होगा। करीब आपके 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के आए हुए हैं। ठीक, जिसके लिए आपके अलॉटेड जो टाइम है बेटा वो 60 मिनट्स का है। ठीक, और मैक्सिमम जो आपका मार्क्स है वो 200 का रहता है। ठीक, टोटल 50 क्वेश्चंस है। ठीक, तो टोटल 50 क्वेश्चंस में से आपको केवल 40 क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करना है COT में। ठीक, 10 क्वेश्चंस का आपके पास मार्जिन रहता है। आप 10 क्वेश्चंस जो आपको टफ लगते हैं वो आपको स्कीप कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेटा न्यू चैनल है। अभी मैं JEE नीट CUT और क्लास 12 की प्रिपरेशंस करवाने के लिए चैनल मैंने बनाया है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत सारा प्यार इस चैनल को देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग बहुत ही जल्द जो है एक अच्छा बड़ा फैमिली जो है हम लोग क्रिएट करेंगे यूट्यूब पर। ठीक, तो PYQs देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो PYQs है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप PYQ जरूर सॉल्व करिएगा बेटा। चाहे आप नीट की कर रहे हैं, आप JEE की कर रहे हैं, आप CUT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PYQ जरूर करिएगा। क्योंकि PYQs ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट्स भी होते हैं। उससे आपको आइडिया भी मिलता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक्स में से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है। टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d apart in vacuum exert a force F on each other. Now each of the charges is double. मतलब जो हर एक चार्ज है, दो आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक, उनके चार्जेस को क्या करना है, डबल कर देंगे। मतलब Q'1' हो जाएगा आपका 2Q। ठीक, और Q1 ले लेते हैं और Q2 जो है ये भी आपका हो जाएगा 2Q। 2Q2' ले लेते हैं। बट अब क्या करें कि फोर्स आपका अनचार्ज अनचेंज्ड होगा, फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस शुड बी चेंज्ड टू। तो कह रहे हैं अगर उन दोनों चार्ज मान लो r डिस्टेंस पर अगर इनिशियली प्लेस्ड था तो आप इस डिस्टेंस को कितना चेंज करेंगे कि फोर्स डिक्रीज ना नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें, देखो फोर्स को अगर टू टाइम सॉरी चार्जेस को अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो उस केस में फोर्स जो है आपका 4 टाइम्स क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में डिस्टेंस को आपको बढ़ाना है ताकि फोर्स बैलेंस रहे। तो डिस्टेंस को उस केस में आपको 2D करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्स को 2D सॉरी बैलेंस करना है तो आपको डिस्टेंस को डबल करना पड़ेगा। देखो, तो उस केस में क्या होगा फोर्स, तो उस केस में F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा के 2Q1 × 2Q2 डिवाइडेड बाय 2R D का स्क्वायर हो जाएगा मान लो। ठीक, तो ऊपर तो आपका 2 × 2 4 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। KQ1Q2/D², तो ये इनिशियल फोर्स हो जाएगा और 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये F डैश ले लो, ये F हो जाएगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो उस केस में फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। ठीक, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड आर जॉइंट इन सीरीज। देखो अगर सीरीज में ज्वाइन है तो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा Q जो है वो आपका सेम रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट के बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल across the two capacitor is V1 and V2 and energy stored in the two capacitor U1 and U2 respectively are related as fill in the blanks। आपको fill in the blanks कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो आपको V1/V2 का रेशियो निकालना है, U1/U2 का रेशियो निकालना है। सिंपल सी बात करते हैं, अगर चार्जेस
सीरीज में सेम है तो V1 आपका हो जाएगा C1Q, नहीं सॉरी, ठीक, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। Q इज इक्वल टू आपका होता है C इंटू वी, है ना, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे C इंटू वी का। ठीक, तो V1 आपका हो जाएगा दैट इज C1/Q, सेम एज इट इज आपका V2 हो जाएगा दैट इज C2/Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका C1/C2 आ जाएगा। C1 की अगर हम बात करते हैं तो 2 माइक्रोफैरड है और V जो है वो आपका 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक, सेम एज इट इज अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C, तो U1 दैट इज C1 डिवाइडेड बाय U2, तो ये आपका जाएगा हाफ ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 ऊपर चला जाएगा तो ये C2/C1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रेशियो जाएगा 3/2, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब V1/V2 2/3 रेशियो में होगा। ठीक, और आपका U1/U2 जो है आपका 3/2 रेशियो में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है ये 4 करेक्ट है। ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन अब चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलरेडी फॉर्मूलेज मैंने बेटा अपलोड कर दिया है, शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस, सॉरी सारे फॉर्मूलेज उस वीडियो के अंदर कवर अप किया है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लार्ज plane parallel sheet shown in figure have equal but opposite surface charge densities sigma plus sigma and minus sigma. A point charge q is placed at point p1 p2 p3 experiences forces f1 f2 f3 respectively then, ठीक, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक, देखो सिंपल सी बात करते हैं, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के इस साइड में आपका फील्ड जीरो होगा और इस साइड में भी फील्ड जीरो होगा। ठीक, तो इसके अंदर P1 पे जो फोर्स लगेगा ये जीरो लगेगा और F3 का वैल्यू भी आपका कितना होगा, जीरो होगा। अगर इस प्लेट के बीच की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, तो फोर्स होगा F2 दैट इज Q इंटू ई, क्यू की ई से मल्टीप्लाई कर देना, तो सिग्मा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो F2 का वैल्यू है जगह देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस अगर हम चेक करते हैं तो देखो F1 F2 तो जीरो होगा, सॉरी F1 F3 जीरो होगा बट F2 नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। ठीक, F1 इज इक्वल टू जीरो, F2 नॉट इक्वल टू जीरो, F3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, चलिए बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, टू चार्ज्ड metallic spheres with radius r1 and r2 are brought in contact and then separated. The ratio of final charges q1 q2 on the two spheres respectively will be। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चार्ज q इज इक्वल टू होता है बेटा आपका, चार्ज q इज इक्वल टू c इंटू वी। देखो अगर हम दोनों चार्ज मेटेलिक स्फीयर को अगर हम कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब जब हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो दोनों स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं Q1 बाय Q2 की, तो ये आपका जाएगा C1 बाय C2। ठीक, अच्छा अगर हम स्फीयर की C की बात करते हैं मतलब कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, तो आप यहाँ पे C1 बाई C2 को क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा R1 बाय R2। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, ऑप्शन नंबर अगेन अब देखेंगे यहाँ पे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक अगर आपको आइडिया है,
बेसिक आइडिया अगर आपको है, ठीक है ना, चैप्टर का, तो आप इजीली अच्छा स्कोर जो है सीयूटी में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रो सॉरी 10 ohm and 200 sorry 10 नहीं, 100 ohm and 200 ohm are connected in series across a 20 volt battery as shown in figure, ठीक, below the reading in 200 ohm voltmeter connected across the 200 ohm resistance is, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पे ये जो 200 वोल्ट के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर जो कनेक्ट किया है 200 ओम के अक्रॉस, तो इस वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सिंपल सा तरीका हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आर। तो टोटल वोल्टेज आपका 20 है, और टोटल क्योंकि सीरीज में है तो उसको ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 300, 100 प्लस 200 300, तो ये आपका जाएगा 2/30, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा बेटा, तो इसमें भी करंट उतना ही रहेगा। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या आर डैश ले लो आप इसको। तो आई आपका हो जाएगा 2/30 इंटू 200, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, तो 40/3, 40/3। तो 40/3 की अगर हम बात करते हैं तो 40/3 आपका अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, तो इसमें तो ऑप्शंस दे नहीं रखा है इन्होंने। अच्छा रुक जाओ, एक चीज यहाँ पे स्किप हुआ है, एक चीज यहाँ पे स्किप हो रहा है। देखो जो वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया ना, उसका भी रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास, है ना। यहाँ पे ये जो वोल्टमीटर है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, ठीक। तो इन दोनों 200 को अगर हम ऐड करेंगे पैरेलल में, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 100 ओम, 100 ओम और 100 ओम को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारा 200 ओम, ठीक हो गया। तो अगर हम आई की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो 20 डिवाइडेड बाई 200, इसका मतलब 1/10 इसका करंट होगा सर्किट में, ठीक। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आपका 100 है, तो V इज इक्वल टू आई आर यूज करेंगे। तो आई आपका जो 1/10 इंटू 100, टोटल रेजिस्टेंस 100 है, तो ये आपका जाएगा 10। तो जो आपका वोल्टेज होगा बेटा वो आपका 10 वोल्ट होगा, ठीक। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि देखो ये 100 ओम का है, इसका भी टोटल 100 है, तो इसका मतलब ये जो 20 वोल्ट है ये 10-10 वोल्ट में क्या जगह डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्टली लॉजिक लगा के भी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते थे। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। Question number 6. The current through a 4/3 ohm external resistance connected to a parallel combinations of two cells of 2 volt and 1 volt EMF and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively is, ठीक, देखो सेल का क्वेश्चन है, अगर ये सेल का क्वेश्चन है तो सेल के कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4/3 ओम का, आपसे पूछा है कितना करंट इसमें से फ्लो होगा। दो सेल जो कि किसमें कनेक्टेड है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ आपका हो जाएगा ई इक्विवेलेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। यहाँ सब मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा लिखने के लिए स्पेस चाहिए मुझे। तो देखो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट दैट इज 1/1 प्लस 1/2, ठीक। तो इसको सॉल्व करें 3/2, तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 2/3, ठीक है। चलो तो अब ई इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा आपका E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखो E1 आपका है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका 1 है, 2/1 प्लस ईएम वोल्ट सेकेंड सेल का ईएमएफ कितना है 1 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो 1/2 इंटू 2/3, ठीक। तो ये जगह 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2, 5/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/3 आएगा आपका टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक।
सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है वो आपसे पूछा है, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो करंट आई इज इक्वल टू आपका जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल ई इक्वेलेंट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर इक्वेलेंट हो जाएगा। टोटल इक्वेलेंट ईएमएफ कितना है हमारे पास, कितना है 5/3, ठीक है, कितना है 5/3। आर इक्वेलेंट कितना है, आर इक्वेलेंट आपका जाएगा, हमने निकाला था अभी, ये आया था आपका 3/2, कितना था 3/2, और आर आपका 4/3, दोनों को ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है, तो ये आपका 5/3 डिवाइडेड बाय 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, तो 8 और 9 17, 17 और 3 दूना 6, 3 से इसको काट देना, 2 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10, 10/17, ठीक है, 10 बट्टा कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 10/17 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। 4/3 और इसका 2/3, ठीक है, 2/3 और इक्वेलेंट हो जाएगा 2/3, 1/1, 1/2, 3/2, तो ये 2/3 आ जाएगा। इक्वेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2, तो 2/1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 4/5, सॉरी, तो 4 4 1 5, 5/2 इंटू, और इक्वेलेंट आपका है 2/3, दोस्तों 5/3 आ जाएगा, 5/3, और अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे गलती हुआ है, आर इक्वेलेंट हमारा था 2/3, है ना, हमने यहाँ पे 3/2 रख दिया, सॉरी, तो इसलिए हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हुआ, गलत हुआ है, तो यहाँ पे 2/3 प्लस ये जो 4/3, ठीक, तो जब 5/4 और 2 6, 3 ऊपर बचेगा, 3 नीचे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5/6 आएगा, 5/6 ऑप्शन में है क्या, हाँ 5/6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ठीक, ये 5/6 ऑप्शन है, ठीक हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन सब देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 4, इसका ऑप्शन था हमारा 10 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अ मेटेलिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैव अ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, पावर रेटिंग पी एट वी वोल्ट. The wire is uniformly stressed to reduce the radius to half the original radius. The value of resistance, resistivity, power rating at V volt are now denoted by R dash, rho dash, P dash respectively. The corresponding values are correctly related to, करेक्टली रिलेटेड टू। देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो वायर को आप किसी भी तरीके से कुछ भी मोड़ ले, तोड़ ले, खींच ले, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी हमारा सेम रहेगा, मींस आर डैश इज इक्वल, सॉरी, रो डैश इज इक्वल टू रो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, ये 4 और 3, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, पहला। दूसरा, ठीक, अब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेस टू रिड्यूस द रेडियस टू हाफ। अगर हम वायर को हाफ रेडियस, मतलब उसका रेडियस जो है वो कम कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो होगा बेटा, देखो रेजिस्टेंस आर डैश होता है आर बाय, ठीक, अगर रेजिस्टेंस एन टाइम्स अगर हमारा रिड्यूस हुआ है, रेडियस कितने टाइम से रिड्यूस हुआ है एन टाइम्स, तो उस केस में रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स हाफ कर देते हैं, रेडियस को अगर हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उस केस में आपका आर डैश जो है वो 4 टाइम्स क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हाफ करा ना, 1/2 करा ना, क्या करा हमने, 1/2, हाफ का मतलब 1/2, तो इसका मतलब ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश हमारा हो जाएगा बेटा 4R,
आर डैश कितना हो जाएगा 4r। नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। रेडियस के साथ वहाँ 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होता है, तो 2 टू द पावर 4, तो ये 16 हो जाएगा, 16। ठीक, मैं यहाँ पे एक रिलेशंस बता देता हूँ। कहाँ लिख दूँ, यहीं पे जूम करके लिख देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपका। कि देखो एल को अगर हम एल टाइम्स क्या करते हैं, लेंथ को जो है एन टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो आर डैश जो है वो एन स्क्वेयर इंटू आर हो जाता है। ठीक है, अगर एरिया को हम क्या करते हैं एन टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो आर डैश जो है वो आपका आर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम रेडियस को एन टाइम्स इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो आर डैश आपका जाएगा आर बाय n⁴। ठीक, ये ट्रिक्स है, ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो n टाइम्स हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके हिसाब से अगर n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो रेडियस हमारा n टाइम्स इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका रेडियस जो है n टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो उसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारा n टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कितना टाइम्स हो जाएगा भाई, 16 टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा आंसर जो है वो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है अब आपको, बस दो ऑप्शन हमने मैच कर लिया, दो ऑप्शन से हमारा आंसर सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। पी आप चेक कर सकते हैं बट नीड नहीं है चेक करने की। ठीक हो गया, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, और जहाँ पे भी कोई डाउट्स रहता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए यूट्यूब ने बनाया है, जहाँ पे आप अपने कमेंट्स को सॉरी अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करिए। ठीक, आप जाके चेक करिए किसी बच्चे ने कोई डाउट्स पूछा है क्या, अगर पूछा है तो आप क्या उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या, तो आप उसके कमेंट्स में जाके आप अपना आंसर ज़रूर पोस्ट करिएगा। ठीक, इससे डिस्कशंस बढ़ेगा आप लोगों का। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स आर लिस्टेड बिलो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। 3 मटेरियल है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। क्या करें, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जो है आपको उसको अरेंज करना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है भाई, काई होता है, काई, काई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहला जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। फिर सबसे पहले किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो देखो एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इसके बाद आपका किसका होगा, पैरामैग्नेटिक का होगा एंड देन डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्योंकि रिपेल होते हैं, ठीक, तो डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो कभी कभी ऑप्शंस देख के भी काम चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, ये आइडिया आपको लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, two infinitely long straight parallel conductors carrying currents I1 and I2 are held at a distance d apart in vacuum. The force F on the length L of one of the conductor due to the other is तो क्या करें, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस d। ठीक, दो पैरेलल कंडक्टर्स है जिसमें I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है और वो एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर आपका जो है प्लेस्ड है। लेट से ये दो कंडक्टर्स आपके पास हो गए, एक में करंट फ्लो हो रहा है आपका I1, दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है आपका I2, और ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। इफ द एफ ऑन लेंथ एल वन ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द अदर इज, ठीक, तो आपको बताना है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय डी अपॉन एल। ठीक है, अपॉन एल, या आप एल यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, पर यूनिट लेंथ का होता है इनटू एल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2 एंड एल। तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन जो है वो का
थर्ड है कि प्रोपोर्शनल टू I1 I2 एंड L हो जाएगा, ये सिंपल। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड। जस्ट आपको अगर फॉर्मूला याद है ना बेटा, तो फॉर्मूला अगर याद है तो आप सिंपली जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सर्किट shown below, a current 3I entered at A. The semi-circular path ABC and ADC have equal radius R but resistance 2R and R respectively. Then the magnetic field at the center of the circular loop ABCD is। ठीक, देखो यहाँ पे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। ठीक, 3I करंट आया है, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे करंट कम होगा, तो इधर करंट कितना जाएगा भाई I। इसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट जाएगा 2I। ठीक, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक, हाँ ये नहीं, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। करंट ऐसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें इनवर्ड होगा। आर में जो करंट फ्लो होगा 2I, उसकी वजह से करंट आउटवर्ड होगा। ठीक, तो आउटवर्ड होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो इन दोनों में से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें से इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर देंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट 2I अपॉन 2I क्या जाएगा आर। ठीक, आर रेडियस। देखो एक पूरे सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक, तो एक सेमी सर्कल के लिए कितना बनेगा, तो एक सेमी सर्कल के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर हम इसका हाफ ले लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 4R हो जाएगा, तो इंटू 4R। ठीक है, माइनस आई करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये आपका जब म्यू नॉट I अपॉन 4R। ठीक हो गया, तो ये आपका जगह इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4R आ जाएगा, ये ऑप्शन होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेंगे, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है, म्यू नॉट I अपॉन 2R आउट ऑफ द प्लेन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, अ स्क्वायर लूप विद ईच साइड 1 सेंटीमीटर carrying a current of 10 ampere is placed in a magnetic field of 0.2 Tesla. The direction of magnetic field is parallel to the plane of the loop. Torque experienced by the loop is। ठीक, कितना एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक, तो एक आपके पास स्क्वायर लूप है, क्या भाई, एक आपके पास स्क्वायर लूप है कुछ इस तरीके से। ठीक, अब कह रहे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो पैरेलल टू प्लेन है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा। तो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल सी बात है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस पे फोर्स जीरो लगेगा। इसमें करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें फोर्स जीरो होगा। ठीक, इसमें फोर्स कहाँ लगेगा और इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक, इस तरीके से आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो अब बताए मुझे, तो अब मुझे बताओ इस वाले करंट की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड करंट डाउनवर्ड, फोर्स लगेगा इसमें अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, इस वाले साइड में फोर्स कहाँ लगेगा, तो इसमें फोर्स लगेगा आपका डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक हो गया, तो अगर इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो इसका मतलब टॉर्क क्या क्रिएट होगा, क्या क्या टॉर्क बनेगा क्या, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर करो, क्या यहाँ पे टॉर्क बनेगा क्या। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो इस पोजीशन में इस पे
टॉर्क नहीं लगेगा। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा बेटा वो आपका 0 होगा। तो जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, तो उस सिचुएशन में उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता है, उस सिचुएशन में उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट द करंट लीड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 द सर्किट इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट जो है वो लीड कर रहा है, करंट किस में लीड करता है, कैपेसिटर में लीड करता है, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। ठीक, तो इट इज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस दे रखा ना, तो इसलिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ पेयर ऑफ adjacent coil for a change of current in one of the coil from 0 to 10 ampere in 0.25 second, the magnetic flux in the adjacent coil changes by 15 webers. The mutual inductance of the coil is, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू द फाई अपॉन आई, कितना फ्लक्स चेंज हुआ है और कितना करंट चेंज हुआ। फ्लक्स कितना चेंज हुआ है 15, करंट कितना चेंज हुआ है 0 से 10। ठीक, 0 से 10, तो इसको डिवाइड कर देना तो 1.5 हेनरी। ठीक, तो M का जो वैल्यू होगा 0.5 हेनरी होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, अ वायर ऑफ रेगुलर शेप इन फिगर ए and a circular loop of wire in figure B is placed in a different uniform magnetic field as shown in figure below. In figure A, the magnetic field is perpendicular to into the plane. In figure B, magnetic field is perpendicular out of the plane. ठीक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड है। The wire in figure is turning into a circular loop and that in figure B into a narrow straight wire. The direction of induced current will be. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालोगे अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेंज लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है तो करंट वो इस तरीके से इंड्यूस्ड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बने। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सॉरी आउटवर्ड, फिगर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, मतलब इनवर्ड है। डॉट का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। तो जब इसको क्या करेंगे हम, शेप चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, तो इस वायर में करंट ऐसे फ्लो होगा ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक करंट जो इंड्यूस्ड होगा, करंट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, आउटवर्ड बनेगा। ठीक, आउटवर्ड बनेगा तो करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट इस तरीके से फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। मीन्स करंट जो फ्लो होगा वो ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, सेकंड केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लेट से अगर आपका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन आप यहाँ पे क्या लगाएंगे कंसेप्ट, लेंज नियम का। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फ्लक्स फ्लक्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने के लिए उसी डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, वो इंड्यूस्ड करेगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, तो क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, शेप सर्कल से किस में कन्वर्ट, रेक्टेंगल में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका एरिया डिक्रीज होगा, तो इससे फ्लक्स डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इस डिक्रीजिंग फ्लक्स के लिए जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो अगेन इसमें जो करंट फ्लो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें दोनों में करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा हमारा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ ए एंड बी, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका फ्लो होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जब भी करंट का डायरेक्शंस फाइंड करेंगे लेंज लॉ का यूज कर लेंगे हम। सिंपल, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा,
तो उससे हम करंट फाइंड कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, अगर कर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब वो फ्लक्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हम अगेन राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशंस करवा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा फुल सॉल्यूशंस। ठीक, बस इतना लिख दीजिएगा फुल सॉल्यूशंस, मैं समझ जाऊंगा कि आपको फुल सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी कंटेंट्स आपको चाहिए पीडीएफ्स वगैरह, ठीक ना, पीवाईक्यूज वगैरह, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।